हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक और 14 जुलाई 2023 ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी दिन दोपहर 2:35 PM पर इसरो ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था। और इस बार इंटरेस्टिंगली उनका मेन गोल सॉफ्ट लैंडिंग कराना है और ये कोशिश चंद्रयान 2 के वक्त भी की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिशन फेल हो गया। सरल शब्दों में कहूँ तो इस मिशन पर वो ऐसे कंट्रोल्ड तरीके से मून पर लैंड करने की कोशिश करेगा जिससे उसके लैंडर को कोई नुकसान ना हो। और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर लेता है और चंद्रयान 3 लैंडर के जरिए मून के साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू हो जाती है, तो भारत वो पहला देश बन सकता है जो उस डेटा के जरिए पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये सब चंद्रयान 3 आखिर कैसे करेगा, उसमें ऐसे कौन कौन से सेंसर्स लगे हुए हैं और ये सेंसर्स मिशन के कोर ऑब्जेक्टिव्स के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अब तक आप समझ गए होंगे चंद्रयान 3 का ये मिशन सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि इक्वली चैलेंजिंग भी होने वाला है, क्योंकि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। और हाँ, वही मार्स जिस पे मून के कंपैरिजन में 33 टाइम्स ज़्यादा क्रेटर्स हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, पूरी दुनिया में 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 11 कंट्रीज़ ने ही सक्सेसफुली मून मिशन किया है और सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना, जो अब तक लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। वहीं मार्स प्लैनेट जो मून से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, उस पे जिन 5 कंट्रीज़ ने स्पेस मिशन किए हैं उनमें से 2 कंट्रीज़ ने सक्सेसफुली लैंडिंग की है। यानी कि मार्स पर लैंडिंग का सक्सेस रेट हो गया 40% और वहीं लूनर सरफेस का सक्सेस रेट 27%। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्पेस क्राफ्ट को मार्स पे पहुंचने के लिए 7 मंथ्स लगते हैं, जबकि मून पर स्पेस क्राफ्ट महज 3 दिन में पहुंच जाता है। इसलिए अगर गलती से भी मून पे जाते वक्त स्पेस क्राफ्ट का पाथ किसी भी वजह से डिफ्लेक्ट होता है तो इतने कम टाइम में उसे कंट्रोल करना और उसके पाथ को करेक्ट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दरअसल टाइम कम होता है, डिस्टेंस कम होती है, इसलिए डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो जाती है। और इससे भी ज़्यादा मुश्किलें तब आती हैं जब स्पेस क्राफ्ट को कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम में लैंड नहीं कराया जाता। बेसिकली स्पेस क्राफ्ट की स्पीड के बेसिस पर लैंडिंग का टाइम एस्टिमेट किया जाता है। मतलब सपोज अगर स्पेस क्राफ्ट की स्पीड 25,000 किलोमीटर पर आवर है तो मून पे लैंडिंग के लिए उसे तकरीबन 15 से 20 मिनट का विंडो मिलता है। अदरवाइज स्पेस क्राफ्ट के क्रैश होने का खतरा रहता है। फिर चाहे स्पेस क्राफ्ट का पाथ चेंज करो या ना करो, वो क्रैश होकर ही रहेगा। दोस्तों, सिर्फ यही सॉफ्ट लैंडिंग की मुसीबत खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आप इस टाइम फ्रेम में टच डाउन स्टार्ट करते हैं तो बाकी चीज़ें हैं जो लैंडर्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि लैंडिंग साइट का लोकल एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्स पे एटमॉस्फेयर है जो फ्रिक्शन के थ्रू लैंडर की स्पीड स्लो कर देता है और इसी वजह से मार्स पे लैंडिंग के लिए थ्रस्टर्स के साथ पैराशूट भी यूज़ किए जा सकते हैं। हालांकि मून पे ऐसा कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से पूरा लोड थ्रस्टर्स पे आ जाता है और यही थ्रस्टर्स लैंडिंग में मुश्किलें पैदा करते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पावरफुल थ्रस्टर्स जैसे ही लूनर सरफेस पे लैंड करने की कोशिश करते हैं तो उनसे मून की लूज सॉइल का उड़कर डेलिकेट सेंसर्स में एंटर होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि मिशन पे पानी फेर सकता है। अब इन मुश्किलों के बावजूद पिछली बार चंद्रयान 2 को मून के साउथ पोल पर लैंड कराना था, जहां पूरे मून के कंपैरिजन में ज़्यादा क्रेटर्स, वैलीज और माउंटेन्स हैं। दोस्तों, लैंडिंग के लिए एक सेफ जगह को टारगेट करना और फिर एक्यूरेटली उसी जगह पे पृथ्वी से लैंडर को कंट्रोल करके लैंड कराना, ये खुद में ही काफ़ी मुश्किल काम है। इसके अलावा मून के साउथ पोल पर लैंड करते वक्त टेम्परेचर बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होता है। दरअसल मून को अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगभग 28 डेज लगते हैं, जिससे 2 हफ्तों में सूरज के सामने वाले सरफेस का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहीं दूसरी साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और साउथ पोल इन दोनों रीजन्स का जंक्शन है, इसलिए अगर बाय मिस्टेक लैंडर अचानक साउथ पोल पे लैंड हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक थर्मल शॉक जनरेट हो सकता है,
जिससे लैंडर की हालत बिल्कुल इस ग्लास की तरह हो जाएगी। जैसे गर्म पानी को डालते ही कांच फट जाता है, वैसे ही लैंडर के पुर्जे भी आसानी से टूट सकते हैं। चलो मान लेते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए अगर इसरो लूनर साउथ पोल पे अपने लैंडर को लैंड कराता है तो भी उसके साथ कम्युनिकेशन टूटने का खतरा बना रहता है। और आपको शायद पता होगा, मून के साउथ पोल पे ऑलमोस्ट अंधेरा ही रहता है और जब दिन होता है तो सिर्फ होराइजन पर ही सूरज दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्रेटर्स और माउंटेन्स के पीछे छुपे हुए कुछ रीजन्स ने तो मून के फॉर्मेशन से लेकर आज तक सूरज को देखा ही नहीं है। अब इस कंडीशन में लैंडर के सोलर पैनल्स कैसे काम करेंगे? बस इन्हीं सब रीजंस, यानी कि लैंडिंग साइट के लिए इनफ टाइम ना मिलना, धूल से सेंसर्स के खराब होने का खतरा, लूनर साउथ पोल के एक्सट्रीम टेम्परेचर की मार और कम्युनिकेशन इश्यूज, इनकी वजह से कई बार लूनर सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो जाती है। अब चंद्रयान 3 में ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इसरो ने एक ऐसा यूनिक प्लान बनाया है कि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ना के बराबर हैं। उन्होंने चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहां ना क्रेटर्स और माउंटेन से भरा सरफेस है और ना अनइवन सरफेस है और ना ही तेजी से बदलता हुआ टेम्परेचर है। दोस्तों, आपको तो पता है 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, तो वो सबसे पहले 5 बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए अपना ऑर्बिट रेस करेगा ताकि वो एक ऑप्टिमल स्पीड तक पहुंच जाए। इससे होगा ये कि वो मून की तरफ किसी स्लिंग शॉट की तरह उड़ जाएगा, जिससे चंद्रयान 3 मिशन के इनिशियल फेज में ज़्यादा फ्यूल यूज़ नहीं होगा और यही फ्यूल लैंडिंग के वक्त यूज़ किया जा सकेगा। इसके बाद जब लैंडिंग का टाइम आएगा, उसके लिए भी इसरो ने एक यूनिक प्लान तैयार किया है। इसरो इस बार ट्रेडिशनल तरीके से डायरेक्टली लूनर सरफेस पे लैंड नहीं करवाएगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था, ऐसा करने से थ्रस्टर्स बहुत धूल उड़ा सकते हैं और उससे सेंसर्स खराब हो सकते हैं। इसके बजाय चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को लैंडिंग से पहले तेज़ी से कम करेगा और साथ ही लैंडिंग साइट को एक बार फिर से प्रॉपरली इंस्पेक्ट करने के लिए मून के अराउंड ऑर्बिट रिड्यूसिंग चक्कर काटेगा। इसका मतलब है सिर्फ इन 2 स्टेप्स, यानी कि ऑर्बिटल मैन्यूवर्स और परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट से चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग फेलियर्स के पहले 3 रीजंस का सामना कर सकेगा। इसके बाद आता है 4th रीजन, विच इज़ कम्युनिकेशन इश्यूज। तो उसके लिए चंद्रयान 3 मून के सरफेस पे जांच अपने रोवर से करने वाला है, ना कि अपने लैंडर से, जबकि वो अपने लैंडर को धूप में खड़ा रखकर उसके थ्रू रोवर और अर्थ के बीच सिग्नल्स रिले करवाने वाला है। आइए हम चंद्रयान 3 के आर्किटेक्चर को और आसानी से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर हम चंद्रयान 3 और उसके प्रीडिसेसर चंद्रयान 2 के आर्किटेक्चर को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि इनके डिज़ाइन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 2 मॉड्यूल्स हैं, प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल, और इस स्पेसक्राफ्ट का टोटल वेट 3900 किलोग्राम है, यानी कि एक हाथी के बराबर। लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही मून को स्कैन कर रहा है और इसीलिए चंद्रयान 3 में सिर्फ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस ही किए गए हैं। और यही वजह है कि फाइनली चंद्रयान 3 कोविड-19 जैसे क्राइसिस और उससे हुए ग्लोबल शटडाउन के बावजूद भी महज 4 सालों में पूरी तरह से तैयार हो पाया। जब ये मून पे सक्सेसफुली लैंड होगा तो उसके बाद लैंडर में से रोवर को डिप्लॉय किया जाएगा। रोवर तुरंत लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिब्स के थ्रू मून की सॉइल में मौजूद केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट करेगा, जिससे उन केमिकल कंपोनेंट्स में से अलग अलग वेव्स जैसे अल्फा और एक्स रेज निकलेंगी। रोवर इन वेव्स को अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू डिटेक्ट करके एनालाइज करेगा, ताकि मून के साउथ पोल पे सॉइल का कंपोजिशन क्या है ये पता किया जा सके। इसके अलावा लैंडर अपनी लैंडिंग साइट से ही मून पर एटमॉस्फेयर कितना थिन है ये पता लगा पाएगा, और इतना थिन क्यों है इस रहस्य को भी सुलझाने की कोशिश करेगा। पहले तो लोगों को लगता था कि मून पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, लेकिन रीसेंट स्टडी में पता चला कि मून के 10 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक एक बहुत ही थिन आयनोस्फीयर या सिंपली चार्ज्ड पार्टिकल से भरी एक हल्की सी एटमॉस्फेयर की लेयर है,
और जिसके एग्जिस्ट करने का एक्यूरेट रीज़न अभी तक किसी को नहीं मालूम। तो चंद्रयान 3 का लैंडर बेसिकली अपने रैम्भा और चेस्ट सेंसर्स की हेल्प से मून के आयनोस्फीयर की हीट कंडक्शन प्रॉपर्टीज और टेम्परेचर के बारे में हमें प्रिसाइज डेटा देगा। इसके अलावा मून पे भूकंप डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पे इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी इल्सा डिटेक्टर फिट किया गया है और लैंगम्यूर प्रोब यानी एलपी भी लगाया गया है जो सूरज से आने वाली प्लाज्मा वेव्स को डिटेक्ट करेगा। इसका मतलब है मून का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से सूरज के पावरफुल रेडिएशंस का नतीजा है या फिर चांद के केमिकल कंपोनेंट्स का। हमारा चंद्रयान 3 इस बात का एक एग्जैक्ट आंसर दे सकता है। लेकिन ये तो हुई सिर्फ लैंडर और रोवर की बात। इसरो ने प्रपल्शन मॉड्यूल को भी 2-in-1 की तरह इस्तेमाल किया है। पहले उन्होंने इस पर स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है जो अर्थ की तरह हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करके उनके केमिकल कंपोजिशंस की स्टडी कर सकता है। फिर डिटैच होने के बाद प्रपल्शन मॉड्यूल रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा जहां वो मैसेजेस और डेटा के इंटरप्शन के बिना लूनर साउथ पोल पे भी काम करेगा। इसलिए ये रोवर और लैंडर से आए इंपॉर्टेंट डेटा को पृथ्वी पर मौजूद इसरो के इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के एंटीना की ओर रिले करेगा। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि हमें किसी और देश के रिले सैटेलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा डेटा भी सिक्योर रहेगा क्योंकि ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है जब इसरो से आया डेटा दूसरी कंट्रीज़ ने चुराया है। अब अगर देखा जाए ना तो ये हमारे क्रूड मिशन यानी मानव यात्रा का फर्स्ट स्टेप हो सकता है क्योंकि आज अगर हम लैंडर को साउथ पोल के डिफ़िकल्ट टोपोग्राफी पे लैंड करा सके तो डेफिनेटली गगनयान मिशन के तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भी सेफली आउटर स्पेस में भेजा जा सकता है। हालांकि गगनयान मिशन के लिए अभी कुछ वक्त है। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि चंद्रयान 3 का मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो उससे भारत पहला वो देश बन सकता है जो पृथ्वी के क्रिएशन और इवोल्यूशन से जुड़ी थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकता है क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मून के साउथ पोल पे स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए ये देखा गया है कि वहाँ आइस के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वहाँ के क्रेटर्स के अंधेरे कोनों में जमा हुआ पानी तब से ही मौजूद है जब चांद और पृथ्वी के क्रिएशन की कहानी शुरू हुई थी। दोस्तों रिसेंटली ये भी देखा गया है कि मून पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड अनोमलीज भी हैं। वहाँ भी अर्थ के जैसे अनइवन मैग्नेटिक फील्ड हैं। वैसे मोस्टली ऐसा तब होता है जब किसी प्लैनेट के अंदर एक एक्सट्रीमली हॉट मोल्टेन कोर हो। मतलब अगर हम इस अनइवन मैग्नेटिक फील्ड के कारण का पता लगा पाए तो हम भी ये समझ सकते हैं कि क्या चांद वास्तव में हमारी पृथ्वी से ही टूटकर बना है, जैसे थिया प्लैनेट की अर्थ से टकराने की पॉपुलर थ्योरी कहती है। चंद्रयान 3 अगर चांद पर पानी की मौजूदगी और वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों चीज़ों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल पाया तो हम पृथ्वी के इतिहास की कई पहेलियों को सुलझा सकते हैं और सबसे मज़ेदार ये बात होगी कि हमारा देश इसे सुलझाने वालों में से सबसे पहला देश होगा। दोस्तों अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हम हमेशा की तरह इसमें लेट ना हो जाएं क्योंकि जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि नासा 1958 में इस्टेब्लिश हुआ लेकिन फिर भी सिर्फ 11 सालों में ही वो इंसान को चांद पर पहुंचा चुका था, जबकि उसी समय में बना हमारा इसरो अपने लिमिटेड बजट की वजह से आज तक ये अचीव नहीं कर पाया। बाय द वे अगर इसरो के पास भी अच्छा खासा बजट होता तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर पहुंच चुके होते और हमने शायद और भी काबिल मिशंस को अंजाम दिया होता। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।